नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 की बात करेंगे। यह 10th नंबर आपका प्रैक्टिस पेपर है। प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर जो है आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस पेपर 10 में हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। 30 में से इस प्रैक्टिस पेपर पर आपका स्कोर 20 प्लस है या 25 प्लस है। अब आप लोगों को स्कोर करके बताना है। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 को शुरुआत करते हैं। बाल विकास की बात करते हैं, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे में फीडबैक करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है। कथन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों से संचरित होना वंशानुक्रम है। अब आपको कमेंट करके बताएं कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बिल्कुल सही कथन है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही बात है। और माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम कहलाता है। लेकिन वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यह कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। आप लोगों की स्क्रीन पर है। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। 30 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दूसरा प्रश्न है, साहचर्य के नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम या ये सभी की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में करेगा कि 30 में से आपका स्कोर क्या है। साहचर्य नियम की बात कर रहे हैं। देखिए, साहचर्य नियम समानता का नियम भी है, वैषम्य का नियम भी है, समीपता का नियम। ये तीनों जो है कौन से नियम कहलाते हैं, साहचर्य के नियम कहलाते हैं। अर्थात हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि गेट्स के अनुसार जो है बताना है। कथन दिया गया है, ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है। और गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अभिप्रेरण है, समायोजन है, सीखना है, चिंतन है। जी हाँ, काफ़ी बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो संभावित प्रश्न भी है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न भी है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है। तो गेट्स के द्वारा अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी पैरामीटर आई थिंक अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। जायसवाल सर, स्वागत, अभिनंदन। हर एक भाई बहन गृहिणी का नमन करते हैं जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जी हाँ, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। जी हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, किसी और को नहीं, दूसरे को नहीं, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिज्म, क्या लिखा हुआ है, नर्सिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति कहलाएगी। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए। तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति नर्सिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाता है, नर्सिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक सभी प्यारे में तो कोई भी बहुत सारे डाउट भी रहते हैं, तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक क्लास, हर एक सेशन, हर एक प्रैक्टिस पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 5वां प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि की आगे पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो मनुष्य की बुद्धि की आगे पीढ़ियों में संक्रमित होती है क्षेत्र का कार्य, मौसम का कार्य, वातावरण का कार्य या जलवायु का कार्य जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। सभी कमेंट करेंगे। तो मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, बिल्कुल सही बात है। और किसका कार्य जो है इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त होगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वातावरण की बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की बात करें।
वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? प्रमाणिक विचलन का मान कहा जाता है, केंद्रवर्ती मापन का मान, या सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान, या आपका समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान कहा जाता है। तो पूरे आवर्त वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? तो आपका कमेंट अगर है कि केंद्रवर्ती प्रमाप का माप कहा जाता है तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बेहतरीन प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक है। इनमें से जो विशेषताएं दी गई हैं वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं दिया गया है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, या वे कठिन कार्यों से उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें से ऐसी विशेषता जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए नहीं है, वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा सफल होगी, जो हमेशा शब्द दे दिया गया सफल के साथ, यह विशेषता नहीं है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं दिया गया है। बाकी वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, ये भी सही है। वे कठिन कार्यों की उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये तीनों जो हैं विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करते हैं, लेकिन हमेशा सफल हो गए, यह अभिप्रेरित सही नहीं दिया गया है। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्योपांत उपरांत करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, रूसो के द्वारा, या आपके रॉस के द्वारा दिया गया है। तो बालक का ऐसी पुस्तक से जिसका शिक्षक को अध्योपरांत अध्ययन करना चाहिए, उपरोक्त कथन आपका रूसो का है। नोट कर लेंगे किसका कथन है दोस्तों? बालक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक अध्योपरांत अध्ययन करना चाहिए, यह कथन रूसो का कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है, प्रशासक का है। बहुत बार ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। अब आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। जी हाँ, सभी का सपना साकार होगा, सिलेक्शन का रास्ता आसान होगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान रखता है, सभी जानते हैं हम बालक की बात कर रहे हैं, शिक्षार्थी की बात कर रहे हैं, बालक बालिकाओं की बात करते हैं। तो क्योंकि बाल मनोविज्ञान प्रश्न में ही उत्तर दिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान अनुसार शिक्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से स्थान जो है बालक का होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्य से विशेष की तर्कीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य से विशेष की तर्क की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में आती है? अब देखिए 1 और 2 दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, या कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं जब भी हम सामान्य के विशेष तर्क की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम निगमनात्मक विधि की बात कर रहे हैं, निगमनात्मक पद्धति की बात कर रहे हैं, सामान्य से विशेष की ओर बात कर रहे हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता है, या सामूहिक भावना है, धार्मिकता है, या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक की विशेषता पूछी गई है। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक आ चुका है, क्या कहता है आपका कमेंट? आप लोगों का फीडबैक क्या कह रहा है कि इस प्रश्न का जवाब आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो विशेषता कहलाती है वह सामूहिकता की भावना कहलाती है। जी हाँ, बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे क्या होता है, समूह की ओर, अपने साथी की ओर अग्रसित होते हैं, अपने के साथी की ओर क्या होते हैं, एकजुट होते हैं। क्या है, जैसे चुंबकत्व में क्या होता है, चुंबकत्व पाया जाता है, अपने साथी की ओर क्या करते हैं, चुंबकत्व, आकर्षित होना, मतलब चुंबकत्व की बात कर रहे हैं। चुंबकत्व की भांति यहाँ पे उनकी क्या है, प्रवृत्ति हो जाती है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता हो जाएगी सामूहिक भावना, सामूहिकता की भावना की बात कर रहे हैं। इस प्रकार जब बच्चा खेल खेलता है तो वह समूह में रहकर खेलता है, समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है। बात करें किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किसकी बात कर रहे हैं? किशोरावस्था, यानी स्टेज क्या है, अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहे हैं।
प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, या हम उपर्युक्त सभी की बात कर रहे हैं। देखिए किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। देखिए संवेगों की तीव्रता की बात कर रहे हैं। देखिए किशोरावस्था में यानी 12 से लेकर 18 वर्ष तक की स्टेज की अवस्था में संवेगों की तीव्रता प्रतिकूल और पारिवारिक संबंध में भी प्रकट होती है, व्यवसाय की समस्या में भी प्रकट होती है और नई परिस्थिति के साथ संयोजन में भी प्रकट होती है। अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। आपका प्रैक्टिस पेपर है, कोई कठिन प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, कोई सरल भी मिलेगा, लेकिन जब कठिन और सरल का कॉम्बिनेशन होगा, जब यहाँ पर 50+ आप प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो आपका CDP में जो सपना है 28+ का स्कोर करने का जरूर आएगा। ये वादा है आपसे। हर एक प्रैक्टिस पेपर आपको इम्पोर्टेंट है। हर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मनोविज्ञान का, वहाँ पे पार्टिकुलर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जीन पियाजे जी, कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं, थांडाइक महोदय की बात कर रहे हैं, वाइगोस्की की बात कर रहे हैं। हर एक क्लास, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है। तो जाइए प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए और इस प्रैक्टिस पेपर को अंत तक देखिए, 30 प्रश्न अटेंड कीजिए और अपना स्कोर, अपना फीडबैक जरूर बताइए। 140 से अधिक बुद्धिलब्ध IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखते हैं? मूर्ख में, मंदबुद्धि में, समान में या प्रतिभाशाली? देखिए बहुत बार पूछा गया, रिपीट होता है। एक जब नॉर्मल पूछा जाए, समान बुद्धि अगर पूछा जाता है तो 90 से 110 आ जाता है। ठीक है, या 100 दे दिया जाए, 100 IQ कहलाएगा, ये भी आपका समान की बात करेंगे। ठीक है, समान बुद्धि कहलाएगा। लेकिन जब भी प्रतिभाशाली की बात करते हैं, 140 से 140+ बुद्धिलब्ध जिसकी होती है वह प्रतिभाशाली की श्रेणी में आता है। सभी जानते हैं, समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रोयम क्रो के द्वारा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा, रॉस के द्वारा या स्किनर के द्वारा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक क्रिया है, यह कथन आपके किसके द्वारा दिया गया है? तो सभी लोग जानते हैं, जब भी आपके किसकी बात कर रहे हैं, सृजनशीलता की बात करते हैं, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया की बात करते हैं, तो एक ही नाम आता है, क्रो एवं क्रो की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये रिपीट कथन और परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भी कई बार रिपीट हुआ है। थांडाइक, मैकडूगल, कोहलर, पावलोव, बहुत बार पूछा गया है। तो सभी लोग जानते हैं प्रयास सम भूल का सिद्धांत जब भी पूछा जाता तो थांडाइक महोदय की बात करते हैं। थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो भूखी बिल्ली पर किया था। किस पर दोस्तों? भूखी बिल्ली पर किसने प्रयोग किया? थांडाइक ने प्रयोग किया था। कोहलर ने चिंपांजी नामक वन मानुष पर प्रयोग किया था। और EP पावलोव का जब भी बात आता है तो हम किसकी बात करते हैं? कुत्ते की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? EP पावलोव की बात कर रहे हैं। लार ग्रंथि की खोज किसने की थी? हम EP पावलोव की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। यानी सीखने का पठार का निराकरण करना। आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, बच्चों में जब कठिनताएं आती हैं, पठार होता है। पठार मतलब होता है जब हम चढ़ाई में अचानक हमें पठार आ जाता है, मतलब हमें ऊंचाई पर आ जाता है, कठिनता की बात कर रहे हैं। तो बच्चों में सीखने में जब कठिनता आता है, सीखने में पठार होता है, तो एक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते जब आप निराकरण करेंगे तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, तो सही बात करना। प्रोत्साहित करना ये निराकरण कहलाएगा। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। उसे दंडित करना, तो आप ये जो है उसे दंडित करना, यह क्या होगा? सीखने के पठार के निराकरण के लिए आपको नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग सभी लोग समझदार हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। बस इसी तरह कमेंट और फीडबैक करते रहें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, ऐसी वक्र रेखा जो है प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, क्या होता है? पहले मोटिवेशन बहुत तगड़ा होता है कि बस मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। मतलब सीखने की जो स्टार्टिंग में, आप सोचिए, पढ़ने में भी होता है, नहीं मुझे सिलेक्शन चाहिए, स्टार्टिंग में इतना ताबड़तोड़ मोटिवेशन होता है कि बस आप दिन रात पढ़ते हैं, 8-8 घंटा पढ़ते हैं। जब भी एग्जाम आएगा 2-4-10 दिन, इसके बाद क्या होता है? दिमाग ठंडा हो जाता है। मतलब हमें अचानक नहीं, पढ़िए 2 घंटे डेली पढ़िए ना, आप 12 महीने 2-2 घंटे पढ़िए। हो सकता है बीच में ब्रेक ले लीजिए, हफ्ते में एक दिन, संडे को ब्रेक ले लीजिए, सैटरडे को ब्रेक ले लीजिए, लेकिन 2-2 घंटे आप रेगुलर कीजिए। मतलब समझने वाली बात है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में क्रमशः मंद हो जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। तो यह जो वक्र है, वक्र रेखा है, यह आपका उन्नतोदर वक्र कहलाएगा।
नतोदर वक्र कहलाएगा, मिश्रित वक्र रेखा कहलाएगा, या वक्र रेखा नहीं कहलाएगा। तो देखिए यही जो आता है, जो स्टार्टिंग में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में मंद हो जाती है, यही आपका उन्नतोदर वक्र कहलाता है। कॉन्वेक्स कर्व की बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं 18वां प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व भिन्नता यानी हमारे और आप में जो भिन्नताएं होती हैं, इसका अर्थ क्या होता है। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी जानते हैं आप लोग कि व्यक्तित्व भिन्नता और हमारे आप में भिन्नताएं यही हैं कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती हैं। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुछ संयोजन का निराकरण करना, एक बार दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह यह होता है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा भी करना और कुसंयोजन का निराकरण भी करना। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद 10th क्वेश्चन और करेंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे इस प्रैक्टिस पेपर को। सीडीपी की बात कर रहे हैं, सभी पैरामीटर कमेंट करें। नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें, लिंक आपको दे दिया गया है, सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करिए, वहाँ पे भी एमसीक्यूज वगैरह नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें जायसवाल सर, ठीक है। वहाँ पे आप डायरेक्टली हम मेरे से मैसेज या कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन हो गया वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे भी एमसीक्यूज वगैरह जो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित में से 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं, 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका की बात कर रहे हैं, 36, 50, 40, 23 की बात कर रहे हैं। माध्यिका क्या होगा, सभी कमेंट कीजिएगा। अब ध्यान देने की बात है, माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, मैंने पिछले प्रैक्टिस पेपर में आपको बताया भी था, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। तो चलिए अब उसी सूत्र के माध्यम से आपको करना है। अगर आपने नहीं देखा तो इसको कंटिन्यू देखिए, इसके पिछले प्रैक्टिस पेपर जरूर ध्यान से देखिए। हर एक क्वेश्चन कहते हैं, मतलब ये नहीं क्वेश्चन आता है हम पढ़ते हैं बस निकल जाते हैं, उसको ध्यान भी देना है, ताकि जो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं वो रिवाइंड अगर क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपसे बनना चाहिए, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो भी आपसे बनना चाहिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन 40 होगा। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कैसे होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। रुचि का संबंध योग्यता से है, अवधान से है, एक व दो दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र जानते समझते हैं कि जो रुचि का संबंध होता है वह हमारे किससे होता है, सभी कमेंट कीजिएगा। रुचि का संबंध किससे होता है, योग्यता की बात करेंगे, अवधान की बात करें, एक व दोनों की बात करें, सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत से जगह दोनों लिखा हुआ है, बहुत सी जगह अवधान लिखा गया है। तो आपका कमेंट क्या कहता है, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखे हुए ज्ञान और कौशल का विषय अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं। प्रेरणा कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा, या चिंता कहते हैं। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, सीखे हुए कौशल, ज्ञान और कौशल को, जो हम सीखे हुए हैं ज्ञान और कौशल पर या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना, वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रथम सोपान की बात कर रहे हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। उत्तेजना की बात कर रहे हैं, आवृत्ति की बात कर रहे हैं, सामान्यीकरण की बात कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो है कौन सा होता है, हम बात कर चुके हैं, रिपीट हो चुका है और क्वेश्चन भी कर चुके हैं। यानी अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान हमारा क्या हो जाता है, हम बात करें किसकी, उत्तेजना की। जब आप क्रोधित होते हैं तो उत्तेजित होते हैं, उसी की वही आपका अनुबंधन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान कहलाता है। 24वां प्रश्न है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन मैकडूगल का है, वुडवर्थ का है, रॉस का है, या जेम्स ड्रेबर की बात कर रहे हैं। सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, जो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसने कहा था, आपके कोई और नहीं, आपके वुडवर्थ महोदय जी ने कहा था।
उर्वत महोदय जी ने क्या कहा था कि सीखी हुई जो वस्तु होती है उसका सीधा उपयोग, स्मृति, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये ध्यान देना है, स्मृति शब्द आता है। 25वां प्रश्न है, इसके बाद 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और करने वाले हैं। 25वां प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, आपका कमेंट प्यारा सा मिलेगा तो और भी अच्छे हो जाएगा। कहते हैं ना सोने पे सुहागा होना, प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा क्वेश्चन मिल जाए, प्यारी सी तैयारी हो जाए और प्यारा सा सिलेक्शन मिल जाए। सिलेक्शन पाना कहना आसान है दोस्तों, लेकिन इस तक पहुंचना, इस तक एक सीढ़ी है, क्रम बाई क्रम आपको तैयारी करते जाना है, सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। इनमें से कौन सी जो है दशाएं जो हैं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की उपस्थित, आवश्यकता, एक या दो, एक और दो, दोनों में कन्फ्यूजन है। एक या दो मतलब एक होगा या दो होगा, तो हम गैया एक या दो होगा तो हम पहले ऊपर ना करेंगे, थर्ड ऑप्शन में क्यों करेंगे? एक और दो दोनों, ये ठीक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से ऐसी दशा जो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं होती वो उद्दीपन की स्थिति। बाकी ध्यान करने की आंतरिक दशा आवश्यकता होती है लेकिन उद्दीपन की स्थिति नहीं होती। 26वां प्रश्न है, इस संवेग की उत्पत्ति होती है दोस्तों, किससे होती है? आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, सिलेक्शन का रास्ता हमेशा आपके लिए ओपन रहेगा, बरकरार रहेगा। संवेग की उत्पत्ति आदतों से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, शारीरिक विकास से होता है या आपकी संप्रत्तियों के निर्माण से होता है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है, और मैकडूगल ने ठीक है संवेग के कितने प्रकार बताए हैं तो सभी लोग जानते हैं, 14th की बात कर रहे हैं। 27वां नंबर प्रश्न आ चुका है कि अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण की बात कर रहे हैं। अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो अक्सर शब्द का संवेग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, आवश्यकता का, भावना का, प्रत्यक्षीकरण का किया जाता है। किसका किया जाता है? आपका कमेंट क्या कह रहा है? तो अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? आवश्यकता के लिए किया जाता है। आपकी जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर 28वां प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, या विद्यार्थियों को प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, या शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर करनी होगी, शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव प्रदान करने होंगे, शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतर का अवसर देना होगा, अर्थात ये सभी क्रियाएं करनी होगी विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए। 29वां प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की है परिभाषा वारेन की है, रॉस की है, वैलेंटाइन की है, स्किनर की है। सभी कमेंट कीजिएगा, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, यानी ज्ञानात्मक पहलू इनको रास आ गया। ज्ञानात्मक पहलू इनको क्या गया? चिंतन में मानसिक क्रिया में ज्ञानात्मक पहलू रास आया। किसको रास आया? रास महोदय को रास आ गया। तो चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, किसका कथन हो जाएगा? तो चिंतन की यह परिभाषा रास महोदय ने दी थी। और अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न है कि कल्पना के विकास के लिए, जो कल्पना हम सोचते हैं, कल्पना करना यानी सपने देखना। सपना और कल्पना एक अलग अलग चीज होती है। कल्पना होता है आप खुली आंखों से कल्पना करते हैं, सपना आप बंद आंखों से भी देखते हैं, लेकिन जो आप कल्पना करते हैं अपने बुद्धि से कल्पना करते हैं, और सपना अपने आप में आता है, जो आप सोचते रहते हैं अपने माइंड में चलता रहता है, उसी से रिलेटेड सपने आते हैं। तो कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के लिए विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो कल्पना विकास के लिए आप लोग क्या करेंगे? तो कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करेंगे, कहानी भी सुनेंगे, सुनाएंगे, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देंगे, अर्थात ये सभी क्रियाओं करनी चाहिए। तो ये क्लास, ये सेशन दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके जरूर बताएं। और आपको कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपका स्कोर 20+ है या 25+ है। हर एक क्लास, हर एक सेशन, हर एक प्रैक्टिस पेपर लाजवाब है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 100
1% श्योर एंड प्योर है। तो धन्यवाद दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।